तो WWE में स्टेब्लिश होना सिर्फ आपकी रेसलिंग एबिलिटी और पर्सनैलिटी पर ही निर्भर नहीं करता। यहाँ पर आपको एक अच्छे लक की भी ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से आप अपने करियर को आगे ले जा सकते हैं। पर यहाँ कुछ WWE के रेसलर्स ऐसे भी थे जिन्हें अच्छी स्टोरी और पुश तो मिला था, पर कुछ इंसिडेंट्स ऐसे आए उनके करियर में जिसकी वजह से उनका WWE करियर आगे नहीं बढ़ पाया था, और उनमें से कुछ को तो इतिहास से ही मिटा दिया गया। और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि पूरा वीडियो शॉकिंग मूवमेंट से भरा हुआ है। और सबसे पहले आता है वो सुपरस्टार जिसका डाउनफॉल सबसे ज्यादा शॉकिंग था। मिस्टर केनेडी के पास वे सारी खूबी थी जो एक मेन इवेंट सुपरस्टार में होनी चाहिए। मिस्टर केनेडी ने WWE में एंट्री करी थी, जहां पर उन्हें एक स्पेशल माइक प्रोवाइड किया गया था जो ऊपर से नीचे रिंग में आता है, और उन्होंने WWE में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीती थी और रेसलमेनिया के ग्रैंड स्टेज पर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को अपने नाम करा था। और यहाँ WWE ने मिस्टर केनेडी के लिए बड़े प्लान्स रखे थे, पर एक मैच में इंजर्ड होने के बाद उनसे WWE ने उनका मनी इन द बैंक ब्रीफकेस वापस ले लिया था। फिर उन्हें मिस्टर मिकमैन के साथ एक स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व किया जाने वाला था, जहां पर वे उनके नाजायज बेटे होते। लेकिन उस टाइम पर उन्होंने WWE की पॉलिसी को वायलेट कर दिया था। जहां एक इंटरव्यू में उनसे क्रिस बेनवा के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने उसका सडन आंसर देते हुए कहा था कि वे स्टीरॉयड यूजर नहीं है, और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। फिर इसके बाद वे रिटर्न भी हुए थे, जहां पर उन्हें जेफ हार्डी के साथ फ्यूड में रखा गया था, और वे शॉन माइकल्स के साथ भी फ्यूड में दिखे थे। फिर शेल्टन बेंजामिन के साथ एक मैच में उनका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है, और फिर अपनी वापसी के बाद जहां 10 मैन टैग मैच में उन्होंने पार्ट लिया था और गलती से रैंडी ऑर्टन को इंजर्ड कर दिया था, जहां एक बैकड्रॉप करते वक्त रैंडी ऑर्टन की गर्दन मैट पर जोर से टकराई थी। रैंडी ऑर्टन इसके बाद सीधे विंस मैकमैन के पास जाते हैं और कंप्लेन करते हैं, और जॉन सीना भी वहीं थे, और दोनों ने अपनी पोजीशन के चलते मिस्टर केनेडी को अपने रिटर्न के 4 दिन के बाद ही कंपनी से चलता कर दिया था। लेकिन कहानी यहाँ से और डार्क हो जाती है। पेरी सैटन WCW के जाने माने रेसलर थे, और 2000 में वे WWE में आए थे, जहां पर रेडिकल्स नाम से उनकी टीम में 4 बंदे थे: क्रिस बेनवा, डीन मलेंको, एडी गेरेरो और पेरी सैटन। जहां पर कंपनी ने बेनवा और एडी को तो मौके दिए थे, पर पेरी सैटन और डीन मलेंको इतने किस्मत वाले नहीं थे। पेरी सैटन को WWE ने थोड़े मौके दिए थे, और पर्सनैलिटी वाइज वे काफी बढ़िया रेसलर थे। पर 2001 में सैटन का एक जॉबर के साथ मैच था, जहां पर सैटन उस इनहेंसमेंट टैलेंट वाले बंदे को बुरी तरह मारने लग गए थे, क्योंकि उनके अपोनेंट ने भी उन्हें एक मूव हिट कर दिया था, जिसकी वजह से वे सर के बल गिरे थे, और सैटन ने WWE के रूल्स को ब्रेक किया था, जिसका पनिशमेंट सैटन को झेलना पड़ा था, जिसकी वजह से वे एक झाड़ू के प्यार में पड़ गए थे, जो उनकी तो क्या पूरे रेसलिंग के इतिहास की वर्स्ट स्टोरी साबित हुई थी। तो उनका करियर खत्म हो गया था। इसके बाद भी उन्होंने रेसलिंग को कंटिन्यू रखा था, और एक बार एक महिला को बचाने के चक्कर में उनके गले में गोली भी लग गई थी। फिर उन्हें ड्रग्स की आदत पड़ गई थी, जिसकी वजह से उनकी पूरी जमा पूंजी खत्म हो गई थी। नंबर 8 पे आते हैं ब्रैट मैडॉक्स। ब्रैट मैडॉक्स ने WWE में एज ए रेफरी डेब्यू किया था, जहां पर रायबेक वर्सेस CM पंक के WWE चैंपियनशिप मैच में वे रेफरी थे, और यहां उन्होंने मैच में इंटरफेयर कर दिया था, और उन्हें उसके बाद रॉ जनरल मैनेजर बना दिया गया था, और पूरे 1 साल तक वे दिखते रहे थे, और उन्हें रिलीज कर दिया गया था। फिर 7 महीनों के बाद वे WWE में वापस आए थे, और एक डार्क मैच में उन्हें एक प्रोमो कट करना था, जहां पर वे क्राउड में बैठे लोगों की बेइज्जती करते एज अ हील, जहां उन्होंने व्यूअर्स को प्रिक्स कह दिया था, जो कि उनकी नज़र में गलत नहीं था, पर WWE मैनेजमेंट को यह गलत लगा था, और उन्हें तुरंत इसके बाद WWE से रिलीज कर दिया गया था। नंबर 7 पे आते हैं बिली गन। बैडएस बिली गन की रेसलिंग जर्नी भी अंडरटेकर, ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स जितनी लंबी रही है, पर वे उनके जैसा ब्रेक थ्रू अपने करियर में नहीं कर पाए, और उन्हें WWE ने भी कभी मेजर प्लेयर बनाने का नहीं सोचा। जहां पर अर्ली से मिड 90s तक वे अपने भाई बार्ट गन के साथ टैग टीम्स में परफॉर्म करते थे। फिर उन्होंने जेसी जेम्स रोड डॉग के साथ न्यू एज आउटलॉज की टीम बनाई थी, जो लेट 90s के एटीट्यूड एरा की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टैग टीम्स का हिस्सा थी। फिर डी जनरेशन एक्स, जहां पर DX के अंडर वे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, जहां पर ट्रिपल एच ने उनके ग्रुप को छोड़ने के बाद मेजर स्टारडम हासिल किया था, पर उनके टीममेट्स एक्स-पाक, रोड डॉग और बिली गन टैग टीम्स या मिड कार्ड तक ही सीमित रह गए थे, और 2000s के आते आते वे ट्रिपल एच के वफादार हिंचमैन बनकर रह गए थे। बिली गन ने किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट भी जीता था, और किंग ऑफ द रिंग जीतने के बाद बिली गन को WWE ने पुश करने की कोशिश करी थी, और रॉक ने अपने एक रिंग सेगमेंट में बिली गन को इंसल्ट किया था, जो रॉक की तरफ से मोस्ट आइकॉनिक कॉमेडिक इंसल्ट्स होगी, जिसे फैंस आज तक बार बार देखते हैं। यहाँ पर बिली गन के पास मौका था रॉक के अगेंस्ट खड़ा होकर उन्हें चैलेंज करने का, पर यहाँ पर उन्होंने सेम स्पॉटलाइट की मांग करी थी रॉक के अगेंस्ट, जिससे क्रिएटिव टेंशन पैदा हो गया था। पर इसके बाद भी वे WWE में बने रहे थे, और मिड कार्डर ही रह गए थे, जहाँ ट्रिपल एच उनसे काफी ऊपर चले गए थे, और बिली गन मेन इवेंट सुपरस्टार नहीं बन पाए, पर फिर भी वे टैग टीम्स में बेस्ट थे, और कॉमेडी एंगल्स वाले सेगमेंट में वे अच्छा परफॉर्म कर लेते थे। पर जब रूथलेस एग्रेशन एरा के टाइम पर ट्रिपल एच के साथ उनके क्रिएटिव डायरेक्शन को लेकर बहस होने लगी थी, जहां पर मैनेजमेंट ने ट्रिपल एच की साइड ली, और बिली गन ने कंपनी को छोड़ दिया 2004 में। पर समय के साथ उन्होंने अपने रिलेशन को ट्रिपल एच के साथ सुधारा, और वे एक मेन इवेंट प्लेयर तो नहीं बन पाए, पर वे डेफिनेटली WWE के एक लेजेंड हैं। अब्राहम वॉशिंगटन
वाशिंगटन, इन पर्सनालिटी को शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। जहां पर 2009 में वे ECW ब्रांड में इंटरव्यू सेगमेंट में होस्ट होते थे, पर ECW के बंद हो जाने के बाद फिर अप्रैल 2012 में उन्होंने WWE में रिटर्न किया था, जहां पर उनका नाम सिर्फ AW कर दिया गया था। फिर वे प्राइम टाइम प्लेयर्स के मैनेजर बन जाते हैं। फिर 30 जुलाई रॉ के एपिसोड में प्राइम टाइम प्लेयर्स के टाइटस ओनील एक मैच में इन्वॉल्व होते हैं, जहां कोफी किंगस्टन के साथ उनका मैच था और AW भी रिंग साइड होते हैं। AWA वहां माइक पर कुछ ऐसा बोल देते हैं जिन्हें उन्हें बोलना नहीं चाहिए था। वे कहते हैं टाइटस ओनील रिंग में वैसे ही हैं जैसे ओब्रायन कोलोराडो के होटल में थे और उन्हें रोक पाना नामुमकिन है। यहाँ पर AW ने उस घटना के बारे में बात कह दी थी जहाँ पर NBA बास्केटबॉल प्लेयर कोबे ब्रायंट पर 2003 में रेप और शोषण का आरोप लगा था, जो किसी मजाक का विषय नहीं है। इसके लिए माइकल कोल ने व्यूअर से माफी मांगी थी एक कमर्शियल के दौरान, और इस घटना के 11 दिन के बाद AW को WWE से रिलीज कर दिया था, जहाँ पर AW ने सफाई दी थी कि उन्होंने लिंडा मैकमैन की कैंपेन को सपोर्ट में ट्वीट किया था, इसकी वजह से WWE ने उनके साथ ऐसा किया। लेकिन WWE ने इसका रीजन ये दिया था कि AW ने असंवेदनशील बात कह दी थी, जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा किया गया था। इसके बाद AW WWE में नहीं दिखे। नंबर 5 पे आते हैं विक्टोरिया। WWE के रूथलेस एग्रेशन एरा के टाइम पर वुमेन्स रेसलिंग में एक रेवोल्यूशन आया था, जहां पर ट्रिश लीटा, जैकलिन और चाइना जैसी स्टार्स ने वुमेन रेसलिंग को भी एक नए मुकाम तक पहुंचाया था। और विक्टोरिया भी WWE की फीमेल रेसलिंग सुपरस्टार थी और काफी लंबे समय तक वे कंपनी में रही थी, जहां पर वे 2 बार वुमेन्स चैंपियन रही थी। पर बैकस्टेज उनका और उनकी एक और फीमेल सुपरस्टार लीटा के साथ उनके फिनिशर को लेकर इशू हुआ था, जहां पर एक मैच में लीटा ने विक्टोरिया के फिनिशर विडो पीक पर किक आउट कर दिया था, जिसके लिए मैनेजमेंट ने विक्टोरिया को काफी नेगेटिव सुनाया था, जहां पर उनका फिनिशर का प्रेजेंटेशन यूनिक और खतरनाक था और उनके फिनिशर पर कोई किक आउट करते उसे वीक बताता है, और उनका बिहेवियर अनप्रोफेशनल होता जा रहा था और उनका पुश भी इसकी वजह से रुकने लगा था, और मैनेजमेंट के साथ भी उनका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रहता था, और उनका इन रिंग स्टाइल एटीट्यूड एग्रेसिव था, और दूसरी डीवास के साथ भी उनका फ्रिक्शन रहता था, जहां पर 2007 का उनका WWE से रिलीज होना भी अननोटिस रह गया था। नंबर 4 पे आते हैं बिग केस। एंजो एंड बिग केस एक शानदार टैग टीम्स का हिस्सा थे और दोनों एज फैन फेवरेट टैग टीम्स में अच्छे थे, पर यहाँ WWE ने डिसाइड किया था कि वे बिग केस को हील बनाएंगे, और ऐसा हुआ भी। बिग केस हील हो गए थे, और पास्ट में WWE ने लंबे कद वाले रेसलर्स को भी मेजर स्टार्स बनाया था, जैसे अंडरटेकर, केविन नेश, ग्लेन जेकब्स, केन। यहाँ पर बिग केस के पास वो सब कुछ था जो फैंस को एक स्टार की फील दे रहा था, पर यहाँ पर बिग केस का बैकस्टेज बिहेवियर अच्छा नहीं था और वे मैनेजमेंट के साथ भी अपने प्रोफेशनल रिलेशन को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, और WWE ने भी उन्हें डेनियल ब्रायन के साथ एक फ्यूड दिया था। पर यहाँ पर बिग केस को नी इंजरी हो जाती है और वे इस दौरान अल्कोहल और ड्रग एडिक्शन के आदी हो जाते हैं, और अपनी इन आदतों के चलते उनका बिहेवियर और ज्यादा खराब होने लगा था, जहां पर अपने रिटर्न के बाद वे फिर ब्रायन के साथ फ्यूड में थे। पर एक WWE टूर के दौरान वे और ज्यादा अपनी तरफ से जनरल पब्लिक को परेशान करने लगे थे, और विंस मैकमैन के ऑर्डर को भी उन्होंने खारिज कर दिया था। और हद तो तब बढ़ गई जब मे 1 स्मैकडाउन के एपिसोड में बिग केस ने एक ड्वार्फ फैन जो डेनियल ब्रायन की नकल कर रहा था उसे सीरियसली अटैक किया, और अपने इन एक्शनों के चलते WWE ने उन्हें रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से वे डिप्रेशन में चले गए थे। और जो अगला सुपरस्टार आता है उसके पास्ट ने ही उसका बनता करियर बर्बाद कर दिया था। NXT के मॉन्स्टर लार्स सुलिवन को जब मेन रोस्टर में लाया गया था तो उन्हें बिग स्टोरीज और फ्यूड्स में इन्वॉल्व किया जाने वाला था WWE के टॉप स्टार्स के साथ, पर एकदम से सब कुछ रुक गया। यहाँ पर सुलिवन की कुछ पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पर आ गई थी, जहाँ पर उन्होंने सेम सेक्स रिलेटेड कुछ अडल्ट मूवीज में काम किया था, जिससे WWE की PR को बैकलैश मिलना शुरू हो गया था, और उनका मॉन्स्टर पुश सडनली रुक गया था, और वे अपनी तरफ से कंपीलिंग प्रोमोस को भी डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, और ऑडियंस के साथ उनका कनेक्शन नहीं बन पा रहा था, क्योंकि पास्ट में जितने भी सुपरस्टार्स को WWE में पुश मिला है वे सबकी प्रोमो कट करने की स्किल्स शानदार थी। कुछ एक्सेप्शनल्स को छोड़कर वही WWE में आगे बढ़ पाए थे, पर सुलिवन की मोमेंटम नहीं बन पाई थी और फैंस का इंटरेस्ट भी उनमें कम होने लगा था, और उन्हें एंजाइटी इश्यूज भी थे, और इसके बाद उन्होंने खुद ही अपनी रिलीज की मांग कर ली। और जो हमारा लास्ट सुपरस्टार है उसने अपने जीवन में वो गलती करी जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए मिटा दिया गया। क्रिस बेनवा एक लेजेंड थे और रहेंगे, पर उन्हें WWE की हिस्ट्री बुक्स में से हमेशा के लिए मिटा दिया गया है, क्योंकि 2007 में उनके साथ एक ऐसी ट्रेजेडी हुई थी जिसकी वजह से वे अब कभी भी WWE में मेंशन नहीं किए जाएंगे और ना उन्हें कभी कोई हॉल ऑफ फेम नसीब होगा। 2007 की उस घटना ने उन्हें WWE से हमेशा के लिए मिटा दिया है, जहाँ पर बेनवा ने अपनी फैमिली को खत्म कर लिया था और खुद सुसाइड। WWE ने इसके लिए उन्हें ट्रिब्यूट भी दिया था, पर जब WWE को असली खबर पता चली थी तो WWE ने इसके बाद अपनी तरफ से क्रिस बेनवा, उनके मैचेस, उनकी चैंपियनशिप विक्ट्रीज को अपनी प्रोग्रामिंग और हिस्ट्री से हमेशा के लिए डिलीट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर WWE किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी परफॉर्मर्स के द्वारा यूज किए गए सब्सटेंस जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स से मिलने वाले बैकलैश को अवॉइड करना चाह रहा था, और अपनी इमेज, पब्लिक रिलेशन और सोशल इम्पैक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए WWE ने क्रिस बेनवा को अपने इतिहास से हमेशा के लिए हटा दिया। क्रिस बेनवा एक महान और ग्रेटेस्ट टेक्निकल रेसलर थे, पर अपनी इस गलती की वजह से वे और उनकी लेगेसी हमेशा के लिए बर्बाद हो गई।